तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपन। आप लोग के डाउट्स क्लियर करते हैं। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया है अभी जो डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन है बच्चों। A ray of light is incident on glass plate of refractive index 1.62. If the reflected and refracted rays mutually perpendicular, find the angle of incidence of the ray. भाई इनको ग्लास प्लेट बोला गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.62. If the reflected and refracted rays mutually perpendicular, find the angle of incidence of the ray. मतलब कोई रे है जो इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है, पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है और पार्शियली रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है बच्चों। The ray of light is incident on a glass plate of refractive index 1.62. If the reflected and refracted rays mutually perpendicular, find the angle of incidence of the ray. तो यदि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज परपेंडिकुलर हैं तो आपको क्लियर है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको आर, इसको भी आई ले सकते हैं और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों यहां पर देखो आप, ये नॉर्मल हो गया I plus 90 plus R, I plus 90 plus R is equal to 180। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का एंगल 90 हो गया। तो अब यहां से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रांसफर करो 180 minus 90, 90 minus I। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो बच्चों 90 माइनस आई। अब आप सब जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कहां पढ़ा है, 11th में सबसे फर्स्ट वीडियो ASTC मेथड, असाटी सर ट्यूशन क्लासेस मेथड, उसमें मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस आई जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, tan आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू। तो आई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.62। आंसर। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Glycerin refractive index 1.4 is poured into a large jar of radius 0.2 meter to a depth of 0.1 meter. There is a small light source at the center of the bottom of the jar. Find the area of the surface of glycerin through which the light emerges out. तो मैंने आपको इसके लिए बताया था भाई, हमको जार बोला गया है, ग्लिसरीन भर दी इसमें,
कहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1.4 और तो बच्चों यहाँ पर ग्लिसरीन बोला है 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लार्ज जार ऑफ रेडियस, जार का रेडियस बहुत ज्यादा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर ये जार का रेडियस है, टू ए डेप्थ ऑफ 0.1 मीटर, 0.1 मीटर there is small light source at the center of the jar of the bottom of the jar, यहां पर लाइट सोर्स है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लिसरीन थ्रू व्हिच द लाइट इमर्ज आउट। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, मैंने आपको थ्योरी में बताया है, फिश आई व्यू ऐसा करके। तो उसमें ये जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन होता है जहां से लाइट बाहर निकलेगी उसका रेडियस सपोज आर, जार का रेडियस है कैपिटल आर 0.2, तो आप ये इसका रेडियस फाइंड कीजिए। तो फॉर्मूला है आपका r इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू रखिए, ठीक है, r इज इक्वल टू h अपॉन r इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 और इस रेडियस को फाइंड कीजिए r इज इक्वल टू, तो ये जाएगा r इज इक्वल टू h, h मतलब कितना डेप्थ है 0.1 मीटर और म्यू है 1.4, तो रूट ओवर 1.4 स्क्वायर माइनस 1 ये जाएगा 0.1 अपॉन रूट ओवर 1.4 स्क्वायर 1.96 माइनस 1 मतलब r इज इक्वल टू 0.1 अपॉन रूट ओवर 0.96, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये रेडियस की वैल्यू है 0.102। अब आप बात को समझे, यदि ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R 0.2 से यदि ज्यादा आती तो पूरा का पूरा एरिया इल्यूमिनेटेड होता, पर ये वैल्यू कम आ रही है तो स्मॉल एरिया इल्यूमिनेटेड होगा, तो यहां से कम वाले पार्ट से लाइट जो है वो बाहर निकलेगी। हमको हालांकि एरिया पूछा तो एरिया की तो सीधे सीधे a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, क्योंकि एरिया सर्कुलर रहेगा, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, a इज इक्वल टू 3.14 और r स्क्वायर मतलब 0.1 स्क्वायर अपॉन 0.96। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा आपका। अब जहां तक आपको बात है वैल्यूज दी गई हैं मीटर्स में, तो जो एरिया आना चाहिए वो मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a vessel 20 centimeter deep is half filled with a refractive index 1.37 and other half is filled with water of refractive index 1.33। क्या जो एक्चुअली में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है, या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो उससे आपको समझना चाहिए कि जो 1.37 है वो लोअर पार्ट पे रहेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है मतलब डेंसिटी भी हाई होगी। जरूरत नहीं है इतनी बात करने की, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 1.37 वाला जो रहेगा वो लोअर पोर्शन में रहेगा और ये 1.33 अपर पार्ट में रहेगा।
और ये हाफ ऑफ फील्ड है बच्चों, वेसल की डेप्थ है 20 सेंटीमीटर डीप इज हाफ फील्ड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अदर हाफ विद 1.33। तो ये 10 है और ये भी 10 है, समझे। और हमको फाइंड करना है एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल। ये एक्चुअली में बॉटम हो गया और एपरेंट डेप्थ सपोज एस डैश। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया, सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाएगा ये तो। h डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ h बाय म्यू वाले फॉर्मूले से, h डैश इज इक्वल टू h1 बाय म्यू1 प्लस h2 बाय म्यू2। h डैश इज इक्वल टू h1 हो गया 10 सेंटीमीटर, तो जाएगा 1.33, फिर 10 1.37। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर 10 कॉमन निकालकर सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द क्यूबिकल वेसल विद ओपेक वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्यूबिकल समझिएगा, हर साइड इक्वल हो रही है, विद ओपेक वॉल्स CD। A small object is placed at O at a distance B is equal to 10 centimeter from the corner D। ये हो गया C, ये हो गया D, और यहां पर ऑब्जेक्ट है, और यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर what minimum depth of water mu is equal to 4/3 should be poured into water which will enable the observer to see the object। ये जब एम्प्टी है और यहां पर ऑब्जर्वर देख रहा है तो O से रेज जाएंगी, लेकिन आपने क्या कर दिया कि इसको वाटर से फिल कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल वेसल मतलब हर साइड इक्वल होगी। यदि मान लीजिए सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर गिवन है और यहां से रेज जा रही है, और फिर जब बाद में बाहर निकल रही है तो ऐसी निकल रही है, तभी तो ये देख पा रहा है ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमको ये मालूम है क्यूबिकल वेसल यदि है तो इस कंडीशन में जो भी रेज आ रही है वो ऐसी, और जब निकलेगी बाहर तो डायगोनली निकलेगी। तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ I और ये जाएगा R। यदि R है तो ये अपोजिट एंगल कितना जाएगा R, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल भी हो जाएगा R। लेकिन क्यूबिकल में मैं मानूं कि R कितना होना चाहिए 45। तो इसका मतलब चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है वाटर से एयर में, फर्स्ट मीडियम वाटर सेकंड मीडियम एयर, तो बाय स्नेल्स लॉ W mu A is equal to क्या होता है sin I अपॉन sin R। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, W mu A मतलब 1 अपॉन A mu W। तो हमको A mu W कितना गिवन है 4/3, ये जाएगा sin I अपॉन sin R। R कितना है 45, ये 45 रहेगा ना, तो ये जाएगा 3/4 इज इक्वल टू sin I अपॉन 1/√2। √2 न्यूमरेटर में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin I इज इक्वल टू 3/4 इनटू √2 ये आ जाएगा। अब यदि ये क्यूबिकल वेसल है तो आपको मालूम है कितना होगा x, और ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था,
ये आई है तो sin i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये tan है, ये x है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा रूट ओवर tan स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस sin i की वैल्यू यहां रख दीजिए tan अपॉन रूट ओवर tan स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्क्वायरिंग करके, तो ये 100 ऊपर हो गया, यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, 100 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 9 अपॉन 16 into 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 32 100 हो गया इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 900 प्लस 9x स्क्वायर, ट्रांसफर कर दीजिए तो ये जाएगा 2300, 3200 माइनस 900 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो इसका मतलब 2300 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट ओवर। इसको यदि अपन बात करें तो 100 की वजह से जाएगा 10, 9 की वजह से जाएगा 3, अंदर रूट 23 इज इक्वल टू x। यदि बच्चों ये 25 होता तो अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाता, अभी 5 से थोड़ा कम आएगा, तो 5 into 10 50/3, approximately 50/3 is equal to x। 3126 16 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए आंसर, या इससे थोड़ा सा कम, लेकिन ये तो 26.7 है, इसका मतलब मुझसे कहीं पर मिस्टेक हुई है। बच्चों मैंने थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया था, एक्चुअली में यहाँ पर क्यूबिकल वेसल है, ओपेक वॉल्स है, एक वॉल दी है सीडी और यहां से जो सोर्स है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और आप जब इसमें वाटर फिल करेंगे तो मान लीजिए आपने x डेप्थ तक फिल किया है, ये x है, तो निश्चित रूप से ये भी x होगा पूरा, क्योंकि ये पूरा क्यूब स्क्वायर बनेगा ये। और यहाँ पर एक्चुअली क्यों बनेगा कि आपने जब ये वाटर फिल किया तो डेफिनेटली ये जो सोर्स है उससे जब ये जा रही है तो इस तरीके से जाएगी और यहां से कॉर्नर से निश्चित रूप से जब ऐसी निकलेगी डायगोनली तभी विजिबल रहेगा सोर्स। मतलब यदि इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो बिल्कुल डी पर जाकर रीच करेगा। तो निश्चित रूप से ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यों स्क्वायर होगा आप समझे बात को। यदि ये क्यूबिकल है और सोर्स यदि ऐसी ले जा रही है बाहर निकल रही है डायगोनली जा रही है तो डेफिनेटली ये एंगल 45 होगा, और यदि ये 45 और ये x है और ये y है तो डेफिनेटली tan 45 इज इक्वल टू x अपॉन y। tan 45 इक्वल होता है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x, मतलब ये y कितना होगा x। तो ये x है डेप्थ, तो बेस भी x लेंथ का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सोर्स है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, मतलब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा x माइनस 10। ये टोटल x है, ये 10 है, तो बचा हुआ x माइनस 10। तो इस तरीके से हमने अभी फिलहाल डायग्राम को कंप्लीट किया। अब चूंकि ये वाटर से एयर में जा रही है तो बाय स्नेल्स लॉ W म्यू ए, फर्स्ट मीडियम वाटर सेकंड मीडियम एयर, तो W म्यू ए इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप जानते हैं W म्यू ए इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन a म्यू W, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, r 45 हो जाएगा। अब ये 3 न्यूमरेटर में आएगा तो 3/4 इज इक्वल टू sin i अपॉन 1/√2। ये √2 जो है वो न्यूमरेटर में पहुंचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिलाकर sin i इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 4√2।
ये हो गया 1। वैसे यदि डायग्राम में देखो आप, ये पूरा ये एंगल आई है तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए और ये होना चाहिए हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी? निश्चित रूप से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x minus tan square by Pythagoras theorem. तो sin I is equal to perpendicular upon hypotenuse, तो sin I is equal to perpendicular upon hypotenuse. ये हो गया 2 by 1 and 2 by 1 and 2, तो x minus tan upon root over x square plus x minus tan square is equal to 3 upon 4 root 2. स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, ये जाएगा x minus tan square upon डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा, तो x square plus x minus tan square is equal to 9 upon ये 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है, रूट 2 हटेगा 2 हो जाएगा, तो 16 into 2 32। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये जाएगा x square plus x minus tan square upon x minus tan square is equal to 32 by 9। फिर सेपरेट डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, ये जाएगा x स्क्वायर अपॉन x माइनस tan स्क्वायर प्लस x माइनस tan स्क्वायर अपॉन x माइनस tan स्क्वायर, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 32 अपॉन 9। तो यहां पर 1 को ट्रांसफर कर दिया, 32 अपॉन 9 माइनस 1, तो x स्क्वायर अपॉन x माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपॉन 9 माइनस 1 means x square upon x minus tan square is equal to, यहाँ एलसीएम आएगा 9, 32 minus 9 होगा 23। मैंने अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए 23 को 25 अज्यूम कर लिया है। आप यदि एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, पर यदि ये 25 होता तो आप जब स्क्वायर रूट लेते तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाता है, x upon x minus 10 और राइट हैंड साइड पर हो जाता 5 upon 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3x is equal to 5x minus 50, या 50 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कीजिए, 3x को राइट साइड, तो 5x minus 3x हो जाएगा 2x, तो 50 is equal to 2x, therefore x is equal to 25। तो बच्चों जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली इसके क्लोज आएगा, और यहाँ करेक्ट आंसर दिया है ना 26.7 सेंटीमीटर, तो आप प्रॉपर वैल्यू लेकर सॉल्व कीजिए 26.7 आ जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों इस क्वेश्चन को यदि आप चाहें तो थोड़ा सा और स्मॉल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यार कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यदि आप फॉलो करें, क्योंकि आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, इफ थीटा इज वेरी लेस then sin theta is equal to theta, cos theta is equal to 1, tan theta is equal to theta। तो जब sin theta is equal to theta हो रहा है और tan theta is equal to भी theta हो रहा है, इसका मतलब sin theta is equal to tan theta। तो यहाँ पर i काफी स्मॉल है, क्योंकि आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये 3 by 4 root 2 काफी स्मॉल वैल्यू आ रही है। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू स्मॉल होती है, तो यदि आप ऐसा बोले तो यहां से आप चाहें तो वो डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपका कम हो सकता है। क्या करना पड़ेगा उसको, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर if I is very less then sin I is equal to I, tan I is equal to I, therefore sin I is equal to tan I। मतलब इसी sin I को आप क्या बोल सकते हो, tan I। तो अब इस sin I को आप क्या लिख दीजिए, tan I is equal to 3 upon 4 root 2। sin I को आप tan I लिख सकते हो, और यदि tan I लिख दिया तो फिर आपका ये डायरेक्ट इस ट्रायंगल में देखो, यदि ये एंगल I है तो tan I आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, x minus tan upon x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जाएगा 3 by 4 root 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x minus tan
into 4 root 2 is equal to 3x. 4 root 2 कितना होता है बच्चों 1.4 1.4 into 4 कितना होगा 5.6. तो ये रहेगा 5.6 into x 5.6x minus 5.6 into 10 कितना जाएगा 56 is equal to 3x. अब ये हो जाएगा आपका 5.6x minus 3x मतलब 2.6x और 56 को राइट हैंड साइड पर हो जाएगी 56 तो x is equal to 56 upon 2.6. तो आप इससे सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका आंसर वही आ रहा है लगभग आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से आप x is equal to 560 by 26 इससे आप सॉल्व करके देखिएगा.